इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज़ आपके पास सारा नॉलेज है जितने हमने पहले पढ़ा, लेकिन जब आपके पास ECG स्ट्रिप हाथ में आती है तो आपने कैसे उसको रीड करना है। क्योंकि हम इतना सारा कुछ तो याद नहीं रख सकते, हमारे पास एक सीक्वेंस होना चाहिए ताकि उस सीक्वेंस से हम ECG स्ट्रिप को सीक्वेंस वाइज समझ सकें और पढ़ सकें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको पिकअप कर सकें। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है हाउ टू रीड द ECG। मतलब हमारे पास सारा बेसिक नॉलेज है, अब हमने ECG को पढ़ना कैसे है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। हमारे पास जब भी हमारे हाथ में ECG स्ट्रिप आए तो सबसे पहले हमें नेम, एज और डेट को देखना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो पेशेंट आप देख रहे हो ये ECG उसी की है। कई सारे हमारे पास जो हार्ट डिजीज़ है वो एज रिलेटेड है, जेंडर रिलेटेड है, और डेट इसलिए क्योंकि हमारे पास ECG में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ST सेगमेंट एलिवेटेड है अगर MI में, तो वक्त के साथ साथ वो नॉर्मल और इसके बाद डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डेट भी लाजमी चेक करनी है। दूसरी जो चीज़ आपने चेक करनी है इसके बाद वो है AVR। हमने जैसे नॉर्मल पहले ही कहा था कि उसकी नेगेटिव डिफ्लेक्टेड होती है, वो हम सारा पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव क्योंकि नॉर्मल थी, तो अगर उसका ये QRS जो है वो पॉजिटिवली डिफ्लेक्टेड हो तो या तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि टेक्निकल मिस्टेक है या टेक्निकल एरर है जो टेक्नीशियन ने किया है। दूसरी जो मेजर इसमें हो सकता है कि यार जो बंदा हमारे पास है वो डेक्स्ट्रोकार्डिक है, मतलब उसका जो हार्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है। तीसरी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये तीन कंडीशंस के साथ अगर हमारे पास AVR पॉजिटिवली डिफ्लेक्टेड हो तो हमने इन तीन चीज़ों को दिमाग में रखना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है AVR के बाद वो है हमारे पास लीड 2, जिसको हमारे पास डेविडसन ने एक बहुत प्यारा नाम दिया हुआ है। उसने इस लीड को कहा हुआ है रिदम लीड। अब इसको रिदम लीड क्यों कहा हुआ है? क्योंकि इस लीड में हमने तीन चीज़ें चेक करनी होती है। एक तो हमने इसमें चेक करना है सबसे पहले रेट, दूसरी जो चीज़ चेक करनी है वो है रिदम, तीसरी जो चीज़ चेक करनी है वो है P वेव एंड PR इंटरवल। अब ले 2 में हम रेट्स को कैसे काउंट करेंगे? हमारे पास दो मेथड है, या तो लार्ज बॉक्सेस को हम मेथड से करें या स्मॉल बॉक्सेस वाले मेथड से करें। अब सपोज करें पहले लार्ज बॉक्सेस वालों को देखते हैं। सपोज हमारे पास दो QRS हैं जो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं और उनके बीच में जो हमारे पास लार्ज बॉक्सेस हैं वो भी बहुत क्लियर हो हमारे पास। तो हम लार्ज बॉक्सेस को गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो हम इस 300 को डिवाइड कर देंगे 5। एक तो मेथड ये है कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लें 300 और उसको हम डिवाइड करें जितने हमारे पास लार्ज बॉक्सेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 लार्ज बॉक्सेस हैं तो हमने इसको डिवाइड किया 5 से। तो 300 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो हमारे पास रेट कितना है 60। एक तो ये मेथड है। इसी लार्ज बॉक्स में हमारे पास एक और मेथड है जिनको हम लोकली यूज़ करते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास एक बॉक्स हो, जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 300। मतलब अगर हमारे पास दो QRS के बीच में सिर्फ एक बड़ा बॉक्स होगा, लार्ज बॉक्स होगा, तो उसको हम कहेंगे 300। तो मतलब इनकी जो हार्ट रेट है वो क्या है 300। इसी तरह अगर हमारे पास दो बॉक्सेस दो QRS के बीच में होंगे तो हम दूसरे बॉक्स को कितना देते हैं 150। इसको रट्टा लगाना पड़ता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा जो बॉक्स है सेम, अगर QRS जो है वो उनके बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं, तो तीसरा जो बॉक्स है वो है हमारे पास 100। इसी तरह अगर QRS के बीच में सिर्फ 4 बॉक्सेस हैं तो चौथा जो है वो है 75। अगर QRS के बीच में 5 बॉक्सेस हैं तो वो होगा 60। इसी तरह अगर QRS के बीच में हमारे पास 6 लार्ज बॉक्सेस हों, अगर QRS के बीच में हमारे पास क्या हो, दो QRS के बीच में 6, तो उसके बाद क्या होगा 50। इसी तरह 40 30। जितने लार्ज बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे उनकी नंबरिंग इसी तरह से
होती रहेगी, हम उसको इस तरह से नंबर करते जाएंगे। अब अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस से कम हो, मतलब लेस देन 3 लार्ज बॉक्सेस हो, लेस देन 3 लार्ज बॉक्सेस, तो हम उनको क्या कंसिडर करेंगे? टेकिकार्डिया। और अगर 5 बॉक्सेस से ज्यादा हो 2 QRS के बीच में, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ब्रेडिकार्डिया। ये हमारे पास हो गया रेट। अब जो दूसरा मेथड है वो स्मॉल बॉक्सेस वाला। सपोज करो कि हमारे पास 2 QRS के बीच में इतने प्रोमिनेंट लार्ज बॉक्सेस नहीं है, कुछ स्मॉल बॉक्सेस भी हैं। सपोज करें, अब ये P, ये QRS, ये T, ये फिर से P, ये QRS और ये T। अब हमारे पास 2 QRS के बीच में एक लार्ज बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद पांचवें लार्ज बॉक्स के सिर्फ 3 स्मॉल बॉक्सेस आए, सिर्फ 3 स्मॉल बॉक्सेस। अब कैसे करेंगे? अब क्योंकि हमारे पास लार्ज बॉक्सेस नहीं है, हमने देखना है, उसमें गिनना है कि कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, ये कितने हुए? 20। और उसके साथ ये 3 स्मॉल बॉक्सेस, तो ये स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास कितने हुए? 23। 5 5 5 5 20 और 3 23। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 100, 1500। ये स्टैंडर्ड है, इसको हमने चेंज नहीं करना। डिवाइड करेंगे 23 पर, तो जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? ऑलमोस्ट 65। तो हमारे पास रेट कितनी हुई? 65। ये भी एक मेथड है, बुक वाले यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है रिदम। रिदम हमारे पास या तो रेगुलर हो सकती है या तो इरेगुलर हो सकती है। 2 QRS के बीच अगर हम एक स्ट्रिप देखेंगे, सेकेंड स्ट्रिप जो है, जो हमारे पास लीड 2 है, अगर हम उसको देखेंगे, सपोज करें ये एक QRS है, इसी तरह से ये दूसरा QRS है, इसी तरह से ये तीसरा QRS है। तो अगर इन QRS के बीच में, पूरी स्ट्रिप में, ये पूरे जो QRS के बीच का डिस्टेंस है ये इक्वल है, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिप है, अगर उनके बीच में ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, तो हम कंसिडर करेंगे कि क्या है? रेगुलर रिदम है। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि रिदम क्या है? इर्रेगुलर। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेगमेंट है जो हमने इस लीड 2 में देखना है वो है पी वेव और पी आर इंटरवल। अब पी वेव जैसे हमने पहले ही कहा था कि पी वेव को हम बहुत डिटेल्स में से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। पी वेव में जैसे हमने कहा था टाल हो सकती है, पी पल्मोनल हो सकती है, वाइड हो सकती है, पी माइट्रल हो सकती है। इसी तरह से अगर वो हो जाए, एबनॉर्मलिटी हो कोई भी हार्ट में जिसकी वजह से पी वेव डिसअपेयर हो जाए, जैसे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एरिथमियाज हो गए, उनमें डिसअपेयर हो जाएगा या तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो हमारे पास शॉर्ट टूथ अपेयरेंस है, जैसे कि हमारे पास फ्लटर में हो रहा था, तो पी वेव इस तरह हमने देखना है। उसके बाद जो हमने देखना है वो है पी आर इंटरवल, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। पी आर इंटरवल, अब पी आर इंटरवल हमारे पास हमने पहले ही कहा था, या तो हमारे पास क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग्ड, या हमारे पास क्या हो सकता है? नैरो या शॉर्ट। जो हमारे पास पी आर इंटरवल है या तो वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है या वो शॉर्ट हो सकता है। अब प्रोलॉन्ग में हमारे पास हमने कहा था कि हार्ट ब्लॉक में होता है। थोड़ा बहुत हम हार्ट जो ब्लॉक है उसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जितनी भी इसकी एक्सप्लेनेशंस होगी जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टेमिक स्टडीज़ करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हार्ट ब्लॉक में सपोज करें हमारे पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, जिसमें कंडक्शन फ्रॉम द एसए नोड टू एवी नोड जो है वो क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। अब उसमें क्या होगा कि पी आर इंटरवल ओनली प्रोलॉन्ग्ड होगा, ओनली पी आर इंटरवल
प्रोलॉन्ग्ड, बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा, सिर्फ पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा। मतलब कितने से ज़्यादा होगा? मोर देन 200 मिली सेकेंड। अब उसको हम ईसीजी पे बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी ईसीजी हमारे पास कैसे बनेगी? ये पी प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, फिर क्यू आर एस, फिर टी नॉर्मल, फिर पी प्रोलॉन्ग्ड, लेकिन रिदम क्या होगी? रेगुलर पी टी पी, फिर प्रोलॉन्ग्ड, फिर सेम क्यू आर एस। इस तरह से हमारे पास उसकी ईसीजी, सिर्फ पी आर क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा। अब है हमारे पास सेकेंड हेड ब्लॉक। अब सेकेंड हेड ब्लॉक को डेविडसन ने एक बहुत प्यारे उसके वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हमारे पास हर क्यू आर एस के बाद पी वेव होगा, हर क्यू आर एस के बाद, मतलब वही सेम पैटर्न क्यू आर एस टी और फिर पी, लेकिन हर पी के बाद क्यू आर एस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब हमारे पास जो भी इसी स्ट्रिप होगी क्यू आर एस के बाद पी तो होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसके बाद पी के बाद क्यू आर एस नहीं होगा। मतलब क्या होगा? बीट जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी या स्केप हो जाएगी। कैसे? अब हमारे पास इसमें दो टाइप्स हैं, एक है मोबिट्स टाइप 1। सेकेंड हेड ब्लॉक के दो टाइप्स हैं, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। इसी तरह मोबिट्स टाइप 1 को विंकी बैक भी कहते हैं। अच्छा, जो मोबिट्स टाइप 1 है, एक तो हमने ये देखना है, इसकी इसीजिप्स ड्रॉ करनी है। नॉर्मल पी क्यू आर एस टी, ये नॉर्मल ईसीजी। अब जैसे ही ये सेकेंड हेड ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 होगा तो पी थोड़ा सा पी आर प्रोलॉन्गेशन, फिर क्यू आर एस, फिर टी। अब दोबारा पी थोड़ा सा और पी आर प्रोलॉन्गेशन, फिर क्यू आर एस, फिर टी। अब फिर से पी, अब पी आर प्रोलॉन्गेशन और ज़्यादा, फिर टी। एक टाइम आएगा कि पी के बाद क्यू आर एस क्या हो जाएगा? ख़त्म, डायरेक्ट टी अपेयर हो जाएगा। पी आर आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग्ड होता गया अनटिल के क्यू आर एस क्या हो गया? अपेयर ही नहीं हुआ। एक क्यू आर एस क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। अब क्या अपेयर हो गया? टी। अब इस टी के बाद दोबारा से जब पी वेव आएगी, फिर नॉर्मली उसी तरह से क्यू आर एस, उसके बाद फिर टी, फिर उसके बाद पी, अब थोड़ा सा फिर प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, फिर टी। अब जो पी फिर बनेगा वो फिर से थोड़ा प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, इस तरह से क्यू आर एक्स, अनटिल सेम उसी तरह से एक पी वेव के बाद जो क्यू आर एस है वो गायब ना हो जाए, उसकी जगह पे डायरेक्ट टी वेव अपेयर हो जाए। तो मतलब वही है कि हर क्यू आर एस के बाद जो है पी वेव होगी, लेकिन हर पी वेव के बाद क्यू आर एस नहीं है। तो ये हमारे पास हो गई मोबिट्स टाइप 1। अब मोबिट्स टाइप 2 जो है, उसमें मोबिट्स टाइप 2 जो है वो टाइप 1 से इस चीज़ पे डिफरेंट है कि उसमें पी आर प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। जो रेट है हमारे पास वो कांस्टेंट, बेशक लो हो जाएगी रेट, लेकिन वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। कैसे? पी क्यू आर एस थी, ये नॉर्मल, उसके बाद फिर से पी प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर एस टी, फिर से पी, बट जो पी आर प्रोलॉन्ग्ड हुआ है वो सेम होगा इस बीट में भी, फिर से टी, फिर पी, सेम। मतलब जो हमारे पास रिदम है इसकी वो क्या है? कांस्टेंट। अब ये जो अपेयर हुआ ना, इसके बाद जो पी आएगा क्यू आर एस इसमें क्या हो जाएगा? ड्रॉप। अब क्यू आर एस इसमें है ही नहीं, सेम जैसे कि मोबिट्स टाइप 1 में था, क्यू आर एस दोनों में ही ड्रॉप हो रहा है। दोनों में ही एक टाइम आएगा जब क्यू आर एस नहीं डिटेक्ट होगा या नहीं मिलेगा मैसेज में। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि पी आर उसमें कांस्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग्ड होता जा रहा था अनटिल कि क्यू आर एस गायब ना हो जाए या ड्रॉप ना हो जाए, उसके बाद फिर से उसी तरह नॉर्मल। लेकिन मोबिट्स टाइप 2 में ऐसा नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड जो है पी आर एस होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, रिदम कांस्टेंट होगी अनटिल क्यू आर एस गायब, लेकिन रिदम इज कांस्टेंट। अब जो हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है,
उसमें हमारे पास पी वेव्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक हो गया। हमें पता है नॉर्मल एसए नोड कितनी डिपोलराइजेशन करता है, 60 to 100 पर मिनट। इसी तरह अगर हमारे पास एवी नोड या बंडल ऑफ हिस हैं, वो डिपोलराइज कितने टाइम में होते हैं, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। इसी तरह अगर हम परकिंजी को देखेंगे, वो होते हैं 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। अब सपोज करो हमारे पास थर्ड आर्ट ब्लॉक है, तो मतलब हमारे पास ये जो सेगमेंट है ये कंप्लीटली क्या है, ब्लॉक्ड। अगर ये ब्लॉक्ड है तो हमारे पास जो नया नोड बनेगा वो पिरकिंजी बनेगा। तो पिरकिंजी के हमारे पास, क्योंकि हमने कहा था जो फॉर्मेशन है डिपोलराइजेशन की या जनरेशन है वो लो है एज कंपेयर टू एसए नोड, तो हमारे पास पी बहुत ज़्यादा होंगे, 3-4 के बाद एक क्यू आर ऐसा पेयर होगा, फिर टी, उसके बाद फिर से पी, इस तरह से, उसके बाद फिर से कोई एक क्यू आर एस। ये है हमारे पास कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की ईसीजी प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट, हमने कहा था शॉर्ट पीयर इंटरवल। अब जो शॉर्ट पीयर इंटरवल है उसकी पहले हमने बहुत एक अच्छी एग्जांपल पढ़ी थी, वो क्या थी, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसकी हमने बहुत अच्छी एग्जांपल पढ़ी थी। हमने इसकी सीजी भी ड्रॉ की थी। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की सीजी कैसे होगी, पी क्यू आर एस टी नॉर्मल। अब उसके बाद जो पी होगा, पी आर इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एक नई वेव और डायरेक्ट क्यू आर एस और फिर टी। ये हमारे पास क्या है, पी आर इंटरवल क्या हो गया, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो गया, लेस देन 120 मिली सेकेंड। अब ये जो इंटरवल डिक्रीज हुआ है तो या शॉर्ट हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वुल्फ पार्किंसन। और ये जो एक नई वेव जनरेट हुई है, ये जो छोटी सी नई वेव जनरेट हुई है, इसको हम क्या नाम दिया था हमने, डेल्टा वेव।